फ्रेंड्स, आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है, कैसे होती है, सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थ्योरी ऑफ डिमांड का फर्स्ट पार्ट है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, जो भी प्राइस है उसका, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंपल वर्ड्स में डिमांड क्या होता है? ये एक ऐसी क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की जो कि कंज्यूमर विलिंग है, मतलब खरीदना चाहता है, एंड एबल टू बाय, खरीद भी लेता है, मतलब उसके पास पैसे भी हैं, एट अ गिवन प्राइस, कोई भी प्राइस पे, एक गिवन टाइम पे। तो अगर आप गिवन टाइम पे कोई भी चीज खरीद लेते हो, आप विलिंग भी हो और आपके पास पैसे भी हैं, आप खरीद भी लेते हो, दैट इज कॉल्ड एक गिवन टाइम पीरियड पे, दैट इज कॉल्ड डिमांड। डिमांड के लिए बेसिकली तीन चीजें मेन है। पहला, डिजायर फॉर अ कमोडिटी, कि कमोडिटी की डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तभी खरीद पाओगे ना। और दूसरा, मनी टू फुलफिल, पैसा होना चाहिए, तभी डिमांड पूरी हो पाएगी, नहीं तो डिमांड तो रहेगी नहीं, वो तो डिजायर ही रह जाएगी। एंड थर्ड इज विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, पैसा खर्चने के लिए तैयार होने चाहिए। तो जब ये तीनों चीजें मिक्स होंगी तभी डिमांड हो सकती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और टाइप्स ऑफ डिमांड करते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले आ जाता है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब है कि जब डिमांड उसके जो भी कंसर्न गुड है उसके प्राइस से असरदार होती है तो उसे प्राइस डिमांड कहते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कंसर्न गुड एंड इट्स डिमांड, कि किसी भी गुड के प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन है उसको कैसे डिस्कस किया जाता है, उसको प्राइस डिमांड के अंदर डिस्कस किया जाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, डिमांड फॉर ए इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ए, मतलब डिमांड फॉर ए इज या डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ ए। तो फंक्शन को हम ये कह सकते हैं कि डिमांड फॉर ए इज डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ ए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड का मतलब है कि इनकम और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। जैसे पिछले पॉइंट में प्राइस और डिमांड में था, तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। इसकी इक्वेशन भी ऐसे लिख सकते हैं, डिमांड फॉर ए इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब जो डिमांड है वो इनकम पे डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और टाइप्स डिस्कस करते हैं। थर्ड आ जाता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड मतलब प्राइस किसी और की और डिमांड किसी और की, तो किसी और की चीज की प्राइस भी तो हमारी डिमांड को असर डाल सकती है। तो एग्जांपल ये कि अगर पेट्रोल महंगे हो गए तो कार, जो पेट्रोल कार्स है उनकी डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन गुड एंड द डिमांड फॉर अनदर गुड, कि प्राइस किसी और का किसी और की डिमांड को असर डालता है तो उसे क्रॉस डिमांड कहते हैं। यहाँ एग्जांपल लिखा है मैंने, डिमांड फॉर ए इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ बी, कि डिमांड ए की असरदार हो रही है प्राइस बी के चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का मतलब है व्हेन वी यूज टू और मोर देन टू गुड्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर डिमांड। एक डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आप दो या दो से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं हम जॉइंट डिमांड। तो जॉइंट डिमांड सिंपल वर्ड्स में जैसे कार एंड पेट्रोल की एग्जांपल आप लिख सकते हो, फोन एंड सिम की एग्जांपल लिख सकते हो, कि दो चीजें मिलेंगी तभी आपकी डिमांड एक पर्टिकुलर पूरी होगी। ठीक है। मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। इन जॉइंट डिमांड को कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और टाइप्स करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड एक ऐसी डिमांड है जिसमें आप एक चीज की डिमांड करते हो क्योंकि आपको एक से ज्यादा डिमांडों को सेटिस्फाई करना है। एग्जाम्पल मिल्क, दूध लेते हो, दूध से चाय भी पी लोगे, दूध भी पी लोगे, और लस्सी भी बना लोगे, दही भी जमा लोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, खीर भी खा सकते हो। ठीक है। तो इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर वन गुड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई टू और मोर देन टू वांट्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड है जिसमें आप जिस तरीके से चीज को लेते हो उसी तरीके से आप कंज्यूम करते हो, उसे डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। तो व्हेन अ गुड इज डिमांडेड फॉर इट्स डायरेक्ट कंजम्पशन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। एग्जाम्पल, पिज्जा लिया, खा लिया, तो पिज्जे का कुछ बनाओगे थोड़े ना फर्दर। कोल्ड ड्रिंक ली, पी ली, समोसा लिया, खा लिया, उनका फर्दर थोड़ा ना कुछ करोगे। तो इससे अपोजिट है ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड का मतलब है हम जिस चीज को डिमांड करते हैं उसकी उस फॉर्म के लिए डिमांड नहीं करते, उसको उसकी फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको कंज्यूम करते हैं। तो इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर वन कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी। एग्जाम्पल, सीमेंट। सीमेंट को आप लेते इसलिए थोड़ा ना कि डायरेक्ट आप सीमेंट कंज्यूम करोगे। सीमेंट आप लेते हो घर बनाने के लिए, ब्रिक्स आप लेते हो घर बनाने के लिए। या चाय पत्ती है, चाय पत्ती किस लिए लेते हो कि चाय पत्ती से चाय बना के पिए, तो वो ड्राइव डिमांड होगी ना। तो ड्राइव डिमांड वो डिमांड है जिसमें आप एक चीज की डिमांड करते हो क्योंकि आपको कोई और वांट को सेटिस्फाई करना है, उसको डायरेक्ट उसी फॉर्म में कंज्यूम नहीं करते। नेक्स्ट आ गया कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। इसमें क्या होता है, दोज गुड्स इन विच एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वन गुड लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अनदर गुड। अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड अल्टीमेटली कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, पेप्सी कोक।
अगर पेप्सी अपनी कोल्ड ड्रिंक सस्ती कर देता है तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो लोग कोक पी रहे हैं वो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है, जिसमें एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड गिर जाती है एंड वाइस वर्सा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड की सीरीज चल रही है, पूरा चैप्टर चल रहा है। हर रोज मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली होता क्या है? अलग अलग इंसान आए, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी, मगर सारी की सारी डेफिनेशन एक ही बात कहती है। लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब अगर बाकी सारी फैक्टर इफेक्टिंग चेंज ना हो तो डिमांड of a good rises with a fall in its price and demand for a good falls with the rise in its price. Simple words में अगर बाकी सारी चीजें चेंज ना हो तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर? अब इसकी एक प्रोफेसर सैमुअल्सन की डेफिनेशन है। ये कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस, मतलब अगर लोअर प्राइस होंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, एंड बाय लेस, कम खरीदेंगे, एट हायर प्राइसेस अगर प्राइसेस ज्यादा है। तो इसमें सीट्रस पेरिबस भी इन्होंने डाल दिया। सीट्रस पेरिबस एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहना चाहता है? ये कहता है डिमांड फॉर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे बार हैं। बार का मतलब है कांस्टेंट। ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो और प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। अब जो भी हम इकोनॉमिक्स में लॉ करते हैं हम इसकी अजम्पशंस लेते हैं। तो पहली अजम्पशन है, ये सारे जो फैक्टर है वही यहीं लिखे हुए हैं कि नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन। क्योंकि अगर इनमें चेंज आ गए तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सिर्फ उसके प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। मगर अगर ये फैक्टर में चेंज आया तो आपको मैंने फैक्टर्स इफेक्टिंग में करवाया ना कि ये चेंज आया तो भी डिमांड हिल जाती है। इसलिए ये अजम्पशन ले लेती है कि ये सारे फैक्टर्स चेंज नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हेडिंग बनाते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ में फिर से लॉ ऑफ डिमांड को 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। जैसे आपने कहना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड डिमांड फॉर द कंसर्न गुड फॉल्स एंड वाइस वर्सा, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो इसको फिर टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स को करवा रहा होता हूँ जो मेरे पास आते हैं पढ़ने, तो मैं सिर्फ T+D लिख लेता हूँ। T+D मतलब ये पूरी की पूरी लाइन शॉर्ट फॉर्म में, मतलब पेपर में नहीं करना। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं लिख लेता हूँ कि इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो सपोज आपके सामने टेबल है, प्राइस है 1, डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है 5। तो इधर P क्या है? P दिया हुआ है प्राइस, एंड QD क्या दिया हुआ है? QD इज क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो प्राइस था 1, डिमांड थी 5, प्राइस बढ़ गया, डिमांड गिर गई। तो जब भी आपको टेबल बनाना है, टेबल के साइड पे जगह मैंने स्पेशली इसलिए छोड़ी है क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के लिए जगह है। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करनी है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इसका। तो जब भी हमने डायग्राम बनाना है डिमांड के चैप्टर में, तो ये थी एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। थोड़ा इधर उधर हो जाए तो देखना क्योंकि यहाँ स्केल नहीं चलता। ठीक है, तो नीचे हम हमेशा लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ लिखेंगे प्राइस। तो मान लो प्राइस है 1, 2, 3, बराबर बराबर लेना है अपने 4 एंड 5। क्वांटिटी डिमांडेड भी हम ले लेते हैं, आपने बराबर बराबर लेना है। मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है तो मैं इसे अंदाजे से ले रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या था? प्राइस, प्राइस था 1, डिमांड थी 5। तो चलिए इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। प्राइस है 1, डिमांड है 5, तो ये पॉइंट हो गया ना। तो दूसरी बार क्या था? प्राइस हो गया बढ़ के 5, डिमांड गिर गई 1 होगी। तो प्राइस को हम 5 कर देते हैं और डिमांड कितनी होगी? 1। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंट में से अगर मैं एक कर्व निकालूंगा तो उसको डिमांड कर्व कहेंगे। तो मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है इन पॉइंट पे DD लिख देते हैं। भाई ये पॉइंट DD नहीं है, ये पॉइंट का कोई भी नाम दे दो, डिमांड कर्व DD है। ठीक है, तो ये जो डिमांड कर्व है ये लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करती है, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपल वर्ड्स में कहता क्या है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। तो देखिए प्राइस बढ़ गया 1 से 5 और डिमांड गिर के 5 से 1 आ गई। अब टेबल और डायग्राम को एक्सप्लेन तो करना आ गया, अब डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करना है? डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, डायग्राम एक साइड पे बनाना है और उसके साइड पे एक्सप्लेनेशन लिखनी है। मैं आपको एक रफ एस्टिमेट सा दे देता हूँ कैसे लिखनी है। सबसे पहले आपने लिखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है, कि इन द गिवन फिगर क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद लिखोगे वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर प्राइसेस आर शोन ऑन वाई एक्सिस। तीसरी बात, जो भी आपने कर्व दी है उसका नाम दो, आप लिखोगे DD इज द डिमांड कर्व। फिर वही चीज एक्सप्लेन करने लग जाओ, एक्सप्लेन पूरा का पूरा वही कहानी जो टेबल में थी। आप लिखोगे
कि when the price is ₹1 demand is for 5 units and with the rise in price up to ₹5 demand falls up to 1 unit. It is called law of demand. तो फालतू का इधर उधर जाना ही नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बताओ, जो डिमांड का है उसको बताओ और इसको एक्सप्लेन कर दो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। टॉपिक एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी और जब भी प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये कहता है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बट एक्सेप्शंस क्या कहती हैं? एक्सेप्शन कहती हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगी तो डिमांड गिरेगी। तो हमें वो सिचुएशंस एक्सप्लेन करनी है जिसके अंदर प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है वो सारी चीजें जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फर्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन को वेबलन गुड्स भी कहा गया है। वेबलन गुड्स आर बेसिकली द लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स होते हैं ये, लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो भाई हाई फाई लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट टी वेबलन हुआ है, उसके पीछे इस वेबलन गुड का नाम पड़ा है, ठीक है। तो दीज आर गुड्स लाइक ज्वेलरी, कॉस्टली कार्स, कॉस्टली फोन्स, डायमंड्स, जेम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिमाग से सोचो, ये गुड्स जितने महंगे हैं क्योंकि हमने अपने आप को सोशल डिस्टिंक्शन, मतलब हमने दूसरे लोगों के सामने अपने आप को डिस्टिंक्ट, अलग दिखाना है। तो इन गुड्स की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि ये गुड्स हमारे को दूसरे लोगों से ऊपर शो करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर हमने कोई भी आप ऐसा गुड खरीदते हो जो शो ऑफ के लिए है या जो फुकरी मारने के लिए है, ठीक है, पंजाबी में फुकरी कहते हैं इसको, कि जो फुकरे होते हैं या जो फुकरी या शो ऑफ करने के लिए, जैसे जो हम पहनते हैं या हम यूज करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, हम बहुत टोर में रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। क्यों? इन केस देयर प्राइस गो डाउन, अगर वो उनका प्राइस गिर गया, जैसे सोना, डायमंड वगैरह, इसका प्राइस गिर गया तो ये तो शो ऑफ की चीज ही नहीं रहेंगी। तो जब ये शो ऑफ की चीज ही नहीं रहेंगी, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएंगी, तो इनके प्राइस के गिरने से इनकी डिमांड गिर जाएगी। तो बेसिकली इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं, उनकी डिमांड इसलिए हाई है क्योंकि उनके प्राइस हाई है। प्राइस हाई होते ही हैं तभी वो शो ऑफ करने के लिए लोग खरीदते हैं। तो जब प्राइस हाई है तभी दूसरे लोगों से अलग अपने आप को दिखाने के लिए लोग खरीदते हैं। जैसे कई ब्रांडेड गुड्स हैं जो कि बहुत महंगे हैं मगर कई लोग शो ऑफ के लिए खरीदते हैं क्योंकि वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं समाज से कि भाई हम बहुत ज्यादा फुकरों में हैं वगैरह वगैरह। तो आप समझ गए होंगे मेरी जो इंटेंशन है कि कोई भी ऐसा गुड जो शो ऑफ के लिए होता है, जो काफी लग्जरी आइटम है, उसका प्राइस हाई होता है क्योंकि वो सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो अपने आप को गरीबों से अलग दिखाना या नॉर्मल से अलग दिखाना, ठीक है, नॉर्मल लोगों से अलग दिखाना, वो वाले गुड्स महंगे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज। अगर किसी भी इंसान को नॉलेज नहीं है, किसी भी इंसान को पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, तो उसको हमेशा यही लगेगा कि जो हाई प्राइस गुड है वही हाई क्वालिटी का है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मॉल में चले गए, वहां पे आपने कोई नाइक का शू खरीद लिया, वो था 6000 का, और वही सेम टू सेम फैक्ट्री आउटलेट पे आपको मिला 3000 का, मगर आप कहेंगे नहीं जी वो तो नकली है क्योंकि वो तो बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है। बट ये नहीं पता कि जी कॉस्ट ऑफ जो शोरूम है वो काफी ज्यादा होती है, वहां रेंटल कॉस्ट होते हैं, टैक्सेस बहुत हाई होते हैं, और ऑन द अदर हैंड जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं उन पे थोड़ा सामान सस्ता मिल जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में, सम पीपल आउट ऑफ इग्नोरेंस कंसीडर दैट हाई प्राइस गुड इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड वाइस वर्सा। तो उनको लगता है कि जो हाई क्वालिटी गुड है वो हमेशा हाई प्राइस की होगी, इसलिए वो हमेशा महंगे गुड्स ही खरीदते हैं। तो सस्ते गुड्स को वो समझते हैं कि ये नकली हैं, इसलिए वो खरीदते नहीं, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। तो ऐसे लोगों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो है वो जिन्होंने इन्वेंट किया था सर रॉबर्ट गिफन, ये एक टाइप का इंफीरियर गुड होता है। दोज गुड्स इन विच प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। ये वो गुड्स हैं जिनमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड गिर जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ गुड इज इंफीरियर गुड। ये एक टाइप का इंफीरियर गुड होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के सामने से हमेशा एक रेडी वाला निकलता है और वो टिक्की बेचता है, टिक्की की प्लेट बेचता है, ठीक है, या कोई स्नैक्स बेचता है। फॉर एग्जाम्पल, वो रेडी पे अगर वो सामान वो कह रहा है मुझे कि ये जो टिक्की है ये 20 रुपी पर प्लेट है, 20 रुपी पर प्लेट, तो मैं सोचूंगा यार ये तो वैसे इंफीरियर गुड है, मैं शोरूम में जाके भी खा सकता हूँ कोई अच्छी चीज। तो अगर वो 20 रुपी पर प्लेट है, उसका प्राइस है, तो मैं कहूंगा चलो खा के देख लेते हैं कि कैसी लगती है। मगर अगर वही सेम टिक्की वो मुझे 2 रुपए पर प्लेट देगा तो मैं उस पर शक करने लग जाऊंगा कि भाई ये 2 रुपए की तो हो ही नहीं सकती, तो मैं डिमांड नहीं करूंगा। तो गिफन गुड की एक क्वालिटी है कि एक तो वो इन्फीरियर गुड होता है, हल्का सा महंगा मिलता है तो हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ले लेते हैं, और अगर बहुत ज्यादा सस्ता मिले तो हमें शक हो जाता है इसके ऊपर कि ये तो भाई नकली है, नहीं लेना। तो इसमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ
कि जब भी आप किसी मेले वगैरह में जाते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल होता है उसमें मेले वगैरह लगते हैं, तो उसमें जब भी कोई प्राइस जरूरत से ज्यादा सस्ती मिल रही होती है तो आपको उस पर शक हो जाता है और आप बिल्कुल नहीं खरीदते। एक तो वो सस्ती चीज मिल रही है, मेलों में चीज है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो इन्फीरियर गुड है और जरूरत से ज्यादा सस्ते रेट में मिल रही है, आप उसको नहीं डिमांड करते, और अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाए तो आप सोचते हो क्या पता ये अच्छी है, उस टाइप के गुड जो है वो गिवन गुड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं और उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज और फॉल इन द फ्यूचर प्राइस। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, इससे भी लॉ ऑफ डिमांड हिल जाता है। एग्जांपल, जैसे कल को पता लग गया कि मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ के 110 हो जाएगा, 100 रुपये तो ऑलरेडी चल रहा है इंडिया में, ठीक है, 110 आ जाएगा, तो आज 100 रुपया तो है ही है। अगर आपको लगता है कि कल 110 हो जाएगा तो आप अभी के अभी अपना टैंक फुल करवाने पहुंच जाओगे, अभी के अभी पहुंच जाओगे, पेट्रोल पंप के टैंक फुल कर दो। इवन इफ आज के प्राइसेस इतने हाई हैं फिर भी डिमांड बढ़गी ना, प्राइस हाई है फिर भी डिमांड बढ़गी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन द फ्यूचर प्राइस ऑफ अ गुड, देन इवन इफ द करंट प्राइस इज हाई, पीपल में डिमांड मोर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगता है कि कल को इसके प्राइस गिर जाएंगे, ठीक है, आज ऑलरेडी प्राइस लो है, अगर आप सोचे फिर भी गिरेंगे, आप फिर भी नहीं लोगे कि भाई जब गिरेंगे तभी खरीदेंगे ना, तो इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? भाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होती है लेफ्ट से राइट में? डिमांड कर्व गिरती क्यों है? ठीक है, अलग अलग जगह पे डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है हर एक बुक में, मगर बेसिकली बच्चों को समझ नहीं आता। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर टेस्ट में डाल देते हैं टीचर, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबको पता होता है कि फाइनल में आएगा, तो 90% फाइनल में नहीं आता, क्योंकि सबको ही पता इंपॉर्टेंट है। टीचर का भी वो सरप्राइज देना एक वो होता है ना, तो 90% ये पेपर में आता है, तो इसकी तैयारी करके जाइए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? सबसे पहले मैं बनाता हूँ कि डिमांड कर्व की डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि जब भी एक गिवन प्राइस होता है उस पर गिवन क्वांटिटी डिमांड है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उस पर क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी। सिंपल वर्ड्स में देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, और अगर प्राइस गिर जाता है तो उस पर क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में ये प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड होती है वो गिरती है, और प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिलेशन। तो इसी वजह से डिमांड कर्व नीचे गिरती है। बट मसला ये है कि भाई नेगेटिव रिलेशन है क्यों, ये किस वजह से नेगेटिव रिलेशन है? तो चलिए मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन ली है, लिखी है, इस पे चलते हैं। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और इट हैज अ नेगेटिव स्लोप, एक ही बात है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पे जाती है, विच मीन्स दैट डिमांड राइजेस विद द फॉल इन इट्स ऑन प्राइस, मतलब डिमांड राइज हो जाएगी अगर इसका प्राइस गिरता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टी सिचुएशन कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिर जाएगी। देयर आर मेनी रीजंस, सम ऑफ दीज रीजंस आर डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी शॉर्ट फॉर्म डीएमयू भी होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल वर्ड्स में ये कहती है कि जैसे जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी खाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पहले से गिर जाएगी एक गिवन टाइम पीरियड में। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप स्कूल कॉलेज से घर आए, आपको भूख लगी, आपने एक फुल्का खाया, आपको मजा आया, दूसरा खाओगे तो यूटिलिटी पहले से कम हो जाएगी, तीसरा खाओगे और कम हो जाएगी, चौथा खाओगे और कम हो जाएगी, और एक टाइम पे आके आप बस कर दोगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि जैसे जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी खाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम 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 होती रहती है अगर आप कंजम्पशन करें एक गिवन टाइम पीरियड में। ये नहीं कि एक फुल्का आज खाया, एक फुल्का 10 दिन बाद खाया तो यूटिलिटी कम थोड़ी ना होगी, वो तो उल्टा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से कैसे रिलेटेड होता है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज मोर एंड मोर यूनिट्स are consumed in a given time period, the utility derived from each successive unit goes on diminishing। मतलब जैसे जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी खाओगे एक गिवन टाइम पीरियड में, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी पहले से डिमिनिश करेगी, मतलब पहले से कम होगी। अगर आप ज्यादा खा रहे हैं और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, ठीक है, तो अगर आप इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है यूटिलिटी थ्योरी में, कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए। मगर अगर प्राइस सेम दे रहे हैं और ज्यादा खाने की वजह से यूटिलिटी आपकी गिर गई, तो अगर आप और पसंद खाना मतलब और खाना पसंद करेंगे तो लो प्राइस पे ही हमेशा उसको पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी से अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब गिर गई है तो वो कम होगी, और प्राइस ज्यादा है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, तो आप उसको कभी नहीं खाएंगे, आपको महंगा लगेगा। अगर वो प्रोड्यूसर प्राइस गिरा देता है तो क्या पता आप खा लें। ठीक है, तो चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। नाउ अ कंज्यूमर विल बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी
ओनली इफ ही हैज टू पे लेस प्राइस। अगर उसका पहले से लेस प्राइस देना पड़ेगा तभी वो खरीदेगा, ठीक है, वैसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कि प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। लगातार उसकी कंजम्पशन कर करके मार्जिनल यूटिलिटी गिर गई है, और अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिर गई हुई है तो कम प्राइस में मिलेगा तभी वो खाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में प्राइस गिरा तो ही डिमांड बढ़ी ना, तो इस वजह से प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन आई ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेकंड पॉइंट करते हैं, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट डील्स विद चेंज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो जब भी प्राइसेस में चेंज आते हैं तो रियल इनकम चेंज होती है। अब ये रियल इनकम क्या बीमारी है? रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर, ठीक है, एंड इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल इनकम होती है, फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह है 50,000, तो आप 50,000 में से कितना पैसा खर्चे के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए निकालते हैं, उसे रियल इनकम कहते हैं। और जो आपकी 50,000 तनख्वाह है उसे मॉनेटरी इनकम या मनी इनकम कहते हैं। तो ये पॉइंट रियल इनकम से डील करता है। तो रियल इनकम बेसिकली क्या होती है? वो इनकम जो आपने खर्चे खुर्चे के लिए रखी हुई है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में मेजर की जाती है, ठीक है। तो जब भी मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं या गिरते हैं, उससे आपके रियल इनकम पे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए, आपकी तनख्वाह है 50,000 में से आप हमेशा सोचते हो कि 40,000 से ज्यादा खर्चा नहीं करना और 10,000 सेविंग कर लेंगे। तो अगर मार्केट में प्राइस बढ़ गए तो आपके जो 40,000 है ये तो उतने के उतने रहेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, मगर अब 40,000 में कम सामान आएगा क्योंकि मार्केट में प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो इन टेक्निकल टर्म्स आपकी रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर गिर गई, तो आप कम डिमांड कर पाओगे ना गुड्स एंड सर्विसेज की, तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन हो गया ना। ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस गिर जाता तो इसी 40,000 में आप ज्यादा सामान खरीद सकते थे, इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर या रियल इनकम बढ़ जाती, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती। तो प्राइस और डिमांड में हो गया ना नेगेटिव रिलेशन, मगर नेगेटिव रिलेशन किस वजह से? इनकम इफेक्ट की वजह से, जो रियल इनकम के चेंज होने की वजह से, इसलिए इसका सेपरेट पॉइंट डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि सिंपल वर्ड्स में वो गुड्स जिसके सब्स्टिट्यूट्स हैं उसके प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होगा। सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स में भी लिखा हुआ है ऊपर, वो भी मैं रीड ऑन कर लूंगा। मान लो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, पेप्सी एंड कोक। तो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, तो अगर प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गया तो पेप्सी की जो डिमांड है वो गिर जाएगी। क्यों? लोग सारे के सारे कोक को खिसक जाएंगे, कोक पीना शुरू कर देंगे। और अगर पेप्सी सस्ती होगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कोक पी रहे थे वो फिर पेप्सी की डिमांड करने लग जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में, जो गुड ज्यादा सस्ता होता है कंज्यूमर उसी की तरफ भागता है, और जिसका प्राइस सेम रहता है उसको प्रेफर नहीं करता। सेम रहता है या बढ़ जाता है उसको प्रेफर नहीं करता, जिसका प्राइस गिर जाता है उसकी तरफ भागता है कंज्यूमर, जिसकी वजह से प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है। तो इसको मैंने टेक्निकल टर्म्स में लिखा हुआ है, इट डील्स विद चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिलेटिव प्राइसेस मतलब पेप्सी और कोक के रिलेटिव प्राइसेस, दोनों में से जो सस्ता हुआ कंज्यूमर वही खरीदेगा। तो प्राइस रिलेटिव प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, के क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेटिव प्राइसेस के चेंज होने पे क्या फर्क पड़ता है। तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स चीपर गुड खरीदना चाहता है फॉर गुड हुज प्राइस हैज नॉट ऑल्टर्ड एंड वाइस वर्सा, जिसके प्राइस या तो चेंज नहीं हुए या प्राइस बढ़े हैं, तो वो चीपर गुड्स की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होगी। अब आप खुद सोचो, अगर कोई चीज ऐसी होती जिसकी डिमांड मतलब करनी है, जैसे मेडिसिन, तो अगर वो प्राइस बढ़ भी जाता और अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आपको तो खानी है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसी केस में लगता है जिसके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। ये फिर से वही बात आ गई कि कंज्यूमर ग्रुप का साइज भी डिमांड को असर डालता है। अगर आपको इनिशियली कोई चीज महंगी है और आप नहीं खरीद पा रहे, तो जैसे उस चीज का प्राइस गिर जाएगा तो जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत सारे आ जाएंगे जो पहले इस चीज को नहीं खरीद रहे थे, अब वो डिमांड करनी शुरू कर देंगे क्योंकि प्राइस सस्ती होगी है। तो सिंपल वर्ड्स में यही हुआ ना, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, जो महंगी चीजें हैं वहां से शिफ्ट होकर सस्ती चीजों पे भाग के चला जाता है, और जो चीजें पहले वो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर वो सस्ता हो गया तो अब खरीदना शुरू कर देंगे, तो ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी। चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं। विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड मेनी कंज्यूमर्स हु वर अनेबल, ये अनेबल नहीं लग रहा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, स्पीड में अनेबल मैंने यू जो है वो एन की तरह ही डाल दिया, अनेबल टू बाय द कमोडिटी एट प्रीवियस प्राइसेस, कि अगर प्रीवियस प्राइसेस पे वो नहीं खरीद पा रहे थे, विल स्टार्ट बाइंग,
दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी को वो उस प्राइस पे खरीदना शुरू कर देंगे। हेंस द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स राइज विच लीड टू मोर डिमांड। तो सिंपल वर्ड्स में कहता है कि साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप वहां पे शिफ्ट हो जाता है जहां पे सस्ता सामान मिल रहा है, जो पहले वो नहीं खरीद पाते थे अब वो खरीद पाएंगे, तो उसमें काफी ज्यादा कंज्यूमर्स आ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डिफरेंट यूजेस और ऑल्टरनेटिव यूजेस, इसका मतलब है कोई भी चीज जिसका एक से ज्यादा इस्तेमाल है उसके प्राइस के चेंज होने से डिमांड में नेगेटिव असर पड़ता है। इसमें मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मिल्क। अगर प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ जाता है, मिल्क के डिफरेंट यूजेस है ना, अगर प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर मिल्क क्या होगी, गिर जाएगी। और मिल्क को आप सिर्फ इंपॉर्टेंट काम के लिए ही यूज करोगे, बच्चे बुच्चे को पिलाना है या कोई खास मेहमान आ गया उसी को पिलाओगे, चाहे बाकियों को कहोगे चलो जी जाओ यहाँ से, ठीक है, मतलब कुछ नहीं कहोगे, बिस्किट वगैरह रख लोगे, ये तो कहते नहीं है खैर मेहमानों को जाओ। तो अगर प्राइस ऑफ मिल्क गिर जाता है तो डिमांड फॉर मिल्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मिल्क के डिफरेंट यूज, आप कहोगे चलो ले लेते हैं फालतू, यहाँ नहीं तो वहां यूज कर देंगे, कर्ड हो जाएगा, लस्सी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो खीर हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में वो चीजें जिनके डिफरेंट यूजेस हैं उनके प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर वो उनका प्राइस बढ़ जाता है तो आप उनका यूज कम कर देते हो, और अगर उनका प्राइस गिर जाता है तो आप उनको ज्यादा लेना शुरू कर देते हो कि कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल वो हो ही जाएंगी। तो सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है गुड्स लाइक मिल्क हैव डिफरेंट यूजेस। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर मे बाय मिल्क ओनली फॉर ड्रिंकिंग व्हेन इट्स प्राइस इज हाई एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर वो महंगा है तो सिर्फ दूध पीने के लिए लेगा और किसी काम के लिए नहीं लेगा। ऑन द अदर हैंड अगर इसका प्राइस लो है, अगर प्राइस लो है तो वो डिमांड ज्यादा कर सकता है ताकि वो 10 जगह पे मतलब दूध का इस्तेमाल कर सके, और मतलब उसका इस्तेमाल बढ़ा देगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई हैं। हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज इन क्यूडी भी लिख सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये होता है मतलब डिमांड में चेंज आता है, मगर डिमांड में चेंज आने का सिर्फ एक ही रीजन है, चेंज इन प्राइस ओनली। अगर कंसर्न्ड कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है और उसकी वजह से डिमांड में कोई भी चेंज आता है तो उस चीज को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। इसको सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कंसर्न्ड गुड ओनली, अदर थिंग्स रिमेन सेम। मतलब बाकी सारी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उस कंसर्न्ड गुड का प्राइस ही चेंज होना चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। और इसके अंदर दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो अगर किसी को सिंपल वर्ड्स में समझाना हो तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है जब भी प्राइस गिरे और उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाए, अदर थिंग्स रिमेन सेम, बाकी कोई चीज चेंज ना हो, बाकी किसी भी चीज के चेंज होने से डिमांड नहीं बढ़ रही, सिर्फ प्राइस के गिरने से बढ़ रही है, तो उसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सिंपल इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, इट इज अ सिचुएशन इन विच डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस ओनली, अदर फैक्टर्स या अदर थिंग्स रिमेन सेम। ये अदर थिंग्स कौन सी हैं, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। तो ये जो फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड है ये सारे के सारे फैक्टर्स डिमांड को असर डालते हैं, मगर सारे फैक्टर कांस्टेंट रहे, सिर्फ प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज आए वही चीज हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या फिर ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैंने यहाँ T+D लिखा है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ T+D का मतलब है वो पूरी की पूरी लाइन जिसमें हम लिखते हैं इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, मगर ये पेपर में अपनी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। तो सपोज आपने टेबल बना लिया, प्राइस है 5, डिमांड है 1, जैसी प्राइस गिरी डिमांड बढ़ गई, तो ये तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है। अब इस टेबल को आपको 4 to 5 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है, अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनानी, सिर्फ आपने टेबल को एक्सप्लेन करना है, कैसे वो मैं बताता हूँ। अब अगर आपको नहीं समझ आए तो मेरी वीडियो पॉज करके आप साथ के साथ एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। The given table shows that when the price is ₹5, the quantity demanded is for 1 unit. Full stop. With the fall in price up to ₹1, the quantity demanded rises up to 5 units या 5 जो भी units लिखोगे 5. It shows that with the fall in price, quantity demanded rises. Hence, it is a situation of extension of demand. फिर आप लिख सकते हो कि it can be explained with the help of
डायग्राम। तो अब डायग्राम कैसे बनेगा, वापस जाता हूँ इसी पेज पे। डायग्राम ध्यान से देखना, आप डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया एक्स एक्सेस, ये मैंने बनाया वाई एक्सेस, ये बनाया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। प्राइस हमेशा इस एक्सेस पे देने हैं और क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा इस एक्सेस पे देनी है। तो सपोज प्राइस है 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ जाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड है 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ जाएगी। लेट मैं बराबर बराबर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यहाँ स्केल का कोई इंतजाम नहीं है। तो सबसे पहली सिचुएशन हमारी कौन सी है, पहली सिचुएशन है हमारी जब प्राइस था 5 और डिमांड कितनी थी, पहली सिचुएशन है हमारी ये वाली, प्राइस था 5 और डिमांड थी 1। तो प्राइस है यहाँ 5 और डिमांड है यहाँ 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरी सिचुएशन प्राइस 1 है और डिमांड कितनी है 5, तो प्राइस 1 हो गई गिर के, डिमांड होगी 5। तो ये दोनों पॉइंट निकल गए ना। इन दोनों पॉइंटों से एक कर्व बनानी है आपने ऐसे, तो इस कर्व को हम कहेंगे डिमांड कर्व, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था ना 5 एंड 1, तो सबसे पहला पॉइंट ये वाला था, उसके बाद वाला पॉइंट ये वाला है। तो पॉइंट नीचे खिसक गया है ना, तो इसको एरो नीचे मारेंगे और यहां लिखेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। तो जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो बेसिकली डिमांड में एक्सटेंशन होती है। तो इसमें हुआ क्या, प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ गई। अब अगर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है तो वो भी बहुत आसान है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप उसको पॉज करके साथ के साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले इन द गिवन फिगर क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस व्हाइल प्राइसेस आर शोन ऑन वाई एक्सिस। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या लिखा है, उसके बाद डिमांड कर्व का नाम डी इज द डिमांड कर्व। फिर इट शोज दैट, फिर से वही कहानी जो टेबल में थी, इट शोज दैट व्हेन द प्राइस इज ₹5 quantity demanded is for 1 unit, full stop. With the fall in price up to ₹1, the quantity demanded rises up to 5 units. It shows extension of demand. समझ आ गई बात। तो बहुत छोटा सा है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का एकदम उल्टा है कि प्राइस बढ़ेगा तो ही डिमांड गिरेगी और कोई वजह नहीं होनी चाहिए। तो इट इज अ सिचुएशन इन विच डिमांड फॉल्स due to rise in price, only other factors remain same. फिर वही it can be explained with the help of table and diagram. टेबल बनाया बस वो उल्टा कर दिया, तो इस टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ। When the price is ₹1, quantity demanded is for 5 units. With the rise in price up to ₹5, demand falls up to 1 unit. It is a situation of contraction of demand. फिर आप लिखोगे it can be explained with the help of डायग्राम बनाया, x एक्सिस y एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ लिखा प्राइस, यहाँ लिखा क्वांटिटी डिमांडेड भी वही 1 2 3 4 5 तक है, प्राइजेस भी लेट 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम एक्यूरेट नहीं बन रहा मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या थी, प्राइस 1 डिमांड 5, प्राइस 1 और डिमांड 5, ये पॉइंट आ गया। तो पहला पॉइंट तो ये वाला है, ये याद रखना। फिर है प्राइस 5 डिमांड 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इन दोनों पॉइंटों में से अगर हम डिमांड कर्व निकालते हैं, इन दोनों पॉइंट्स में से डिमांड कर्व निकालते हैं तो ये डी डिमांड कर्व होगी। मगर फर्स्ट पॉइंट नीचे वाला था और सेकंड पॉइंट ऊपर वाला था, इसलिए हम एरो ऊपर लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं अपवर्ड मूवमेंट। अब अपवर्ड मूवमेंट में आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे नीचे से डिमांड कम होती जा रही है और यहाँ से प्राइस बढ़ती जा रही है। भाई उसी को तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं कि जो प्राइस है वो जो है वो बढ़नी चाहिए और जो डिमांड है वो कम होनी चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस बढ़ती है और डिमांड गिरती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ। तो अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो बहुत आसान है। The given figure shows that the quantity demanded is shown on x-axis while prices are shown on y-axis. x-axis पे quantity demanded है, y-axis पे price है। फिर आप लिखोगे dd is the demand curve, dd को हम demand curve कहते हैं। It shows that, फिर से वही कहानी जो टेबल में है, when the price is ₹1, the demand is for 5 units. जब भी प्राइस ₹1 था, डिमांड कितना थी 5. With the rise in price up to ₹5, demand falls up to 1 unit. तो जैसे ही प्राइस 5 हुआ, डिमांड गिर के 1 हो गई। तो डी कर्व ये लिख सकते हो अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। ये मूवमेंट मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। चलो कोशिश करता हूँ कि पूरा आ जाए। फिर आप लिखोगे अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व शोज, अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व शोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व बेसिकली क्या होता है और इसको हम चेंज इन डिमांड भी कहते हैं।
दूसरी तरफ उसको जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व थी उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते थे, और इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पे चल के। तो सबसे पहले ये शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व क्या है या फिर चेंज इन डिमांड क्या है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां प्राइस कांस्टेंट रहता है फिर भी डिमांड चेंज हो जाती है। तो मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज नहीं आता, बट अदर फैक्टर्स की वजह से आता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड की वीडियो देखनी पड़ेगी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को असर डालते हैं। उसकी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डिमांड को काफी सारे फैक्टर असर डालते हैं, और अगर सिर्फ प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो तो उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। और अगर अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स डिस्कस किए थे फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड में, अगर उसमें कोई चेंजेस आए तो उसको शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं। कि प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में चेंज आए तो उसे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड या फिर चेंज इन डिमांड कहते हैं। तो सिंपल इंग्लिश में इट इज अ सिचुएशन इन विच डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर की वजह से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो सिंपल है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस सेम रहा फिर भी डिमांड बढ़ गई। डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस सेम रहा फिर भी डिमांड गिर गई। तो चलिए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली सिचुएशन है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्राइस कांस्टेंट रहा फिर भी डिमांड बढ़ गई। तो इट इज अ सिचुएशन इन विच डिमांड राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से। वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। क्या पता इनकम बढ़ जाए, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ गई। क्या पता आपका टेस्ट, टी शॉर्ट फॉर्म है टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, तो क्या पता आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हो जाए किसी चीज के लिए, प्राइस सेम था फिर भी आप ज्यादा कंज्यूम करनी शुरू कर दो एटसेट्रा। वो बाकी सारे फैक्टर मैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करता हूँ। तो फिर मैं लिखता हूँ इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फिर टेबल बनाता हूँ कि भाई प्राइस 2 था, डिमांड 2 की 2 थी, प्राइस 2 का 2 ही रहा, डिमांड बढ़ के 4 हो गई। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे सिंपल इंग्लिश में। व्हेन द प्राइस इज ₹2, डिमांड इज फॉर 2 यूनिट्स, फुल स्टॉप। प्राइस रिमेन्स सेम दैट इज ₹2, बट द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस अप टू 4 यूनिट्स। इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। फिर आप इसकी जो मैंने इंग्लिश बोली है उसकी मतलब थोड़ी सी 4 to 5 लाइन्स इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे टेबल को। उसके बाद इसका डायग्राम आता है, डायग्राम को ध्यान से देख लेना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ मैंने लिखा प्राइस, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज प्राइस है 2 और डिमांड भी है सपोज 2, तो प्राइस 2 है डिमांड 2 है, तो सपोज ये डिमांड कब होगी, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ऐसे सा बन रहा है क्योंकि मेरे पास फ्लैट सरफेस नहीं है इस टाइम पे, तो चलो कोई बात नहीं, काम चला लो। तो प्राइस 2 का 2 रहा, डिमांड कितनी होगी 4, तो सपोज 2 का डबल 4 ये हो गया। तो अगर प्राइस 2 की 2 रही, डिमांड ये हो गई, तो इस हिसाब से अगर चलें तो डिमांड कब इस साइड शिफ्ट होगी ना। तो मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ फिर भी। तो ये लो, पहले थी डिमांड ये, अब हो गई डिमांड ये D1 D1, ठीक है। तो नई डिमांड कब क्या होगी D1 D1। तो प्राइस सेम रहा फिर भी डिमांड क्या होगी इंक्रीज। तो इस इंक्रीज को हम राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट। तो डिमांड जब भी राइट साइड को शिफ्ट होती है तो उसे हमेशा इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, प्राइस सेम रहा फिर भी डिमांड मतलब राइट साइड को शिफ्ट होगी मतलब इंक्रीज होगी। अब इस डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन द गिवन फिगर, क्योंकि डायग्राम की भी हमेशा 3 to 5 लाइन्स तो आपने लिखनी है ना। तो सबसे पहले in the given figure quantity demanded is shown on x-axis while prices are shown on y-axis, full stop. dd is the demand curve, dd क्या है, डिमांड कर्व है, ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या शो करती है, वही कहानी जो हमने लिखी थी, प्राइस 2 डिमांड 2। आप लिखोगे when the price is ₹2 quantity demanded is for 2 units, full stop, ठीक है। now the price remains same, आप कहोगे प्राइस तो सेम रहा that is ₹2, but demand rises up to 4 units, डिमांड कितनी बढ़ गई 4 तक बढ़ गई। तो this is called increase in demand which is shown by the rightward shift in the demand curve. तो हमने बाहर से कुछ नहीं लिखना, जो हमने बनाया है सिर्फ वही लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं इसके कॉजेज। कॉजेज ऑफ डिमांड इंक्रीज इन डिमांड क्या हो सकते हैं, इंक्रीज इन इनकम, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी वट एवर में बी द प्राइस, आप ज्यादा कंजम्पशन करनी या डिमांड करनी शुरू कर दोगे। इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन द फ्यूचर प्राइस, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, दिमाग से सोचो,
अगर जैसे आपको लगता है कि कल को पेट्रोल महंगा होने वाला है और आपको खबर पहले ही आ गई, तो आप अपने टैंक फुल करवाने चले जाते हो। तो अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि कल को प्राइस बढ़ेगा, तो आज ही डिमांड को बढ़ा लेता है। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगी। व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज, अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस राइज हो गए तो हमारे कंसर्न गुड की डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल पेप्सी महंगी होगी तो लोग पेप्सी को शिफ्ट करके कोक पीना शुरू कर देंगे, तो कोक की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो मिल के आपकी डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। बोल बोल के गला बैठ जाता है, माफ करना इसके लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मिल के हमारी डिमांड को पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फोन की डिमांड है तो फोन एंड सिम, ठीक है ना। आपकी गाड़ी चलाने की डिमांड है तो कार एंड फ्यूल, ठीक है। फ्यूल में पेट्रोल डीजल दोनों आ जाते हैं, सीएनजी भी आ जाता है आजकल। तो अगर दिमाग से सोचो, अगर सिम पहले महंगे होते थे फोन के, ठीक है, अगर सिम सस्ते हुए हैं तभी तो फोन की डिमांड बढ़ी है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस गिरता है, ठीक है, जैसे मान लो पेट्रोल सस्ता हो गया या डीजल सस्ता हो गया तो लोग कारें लेनी शुरू कर देंगे। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। एंड सिक्स पॉइंट इज फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका फेवरेबल रहता है किसी भी चीज के लिए तो उसका प्राइस जो मर्जी हो आप डिमांड बढ़ा दोगे। एग्जाम्पल, अगर गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों के कपड़ों के लिए आपकी फेवरेबल डिमांड है, उनपे सेल नहीं लगी हुई, सेल तो सर्दियों के कपड़ों पे लगी है, फिर भी आप महंगे गर्मियों के कपड़े खरीद लोगे क्योंकि आपकी फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और डिक्रीज इन डिमांड को डिस्कस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये कैसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस सेम रहा फिर भी डिमांड गिर गई। इसको सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे, इट इज अ सिचुएशन इन विच डिमांड फॉल्स नॉट ड्यू टू राइज इन प्राइस, इसलिए नहीं गिरी कि प्राइस बढ़ा है, नॉट ड्यू टू, ठीक है, बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर की वजह से। लाइक इनकम गिर गई, लाइक प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड गिर गए, लाइक प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। ये जो नेक्स्ट पेज है इस पे सारे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए पीछे चलते हैं, इसका टेबल करते हैं। द गिवन टेबल, सबसे पहले इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फिर इस टेबल की 4 to 5 लाइंस एक्सप्लेनेशन करनी है। सबसे पहले प्राइस 2 है, डिमांड 2 का 2 है, प्राइस सेम रहा मगर डिमांड गिर गई। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे, व्हेन द प्राइस इज रुपीज, द गिवन टेबल शोज दैट व्हेन द प्राइस इज ₹2, डिमांड इज फॉर 2 यूनिट्स, प्राइस रिमेन्स सेम दैट इज ₹2, बट द डिमांड फॉल्स अप टू 1 यूनिट, डिमांड गिर के 1 यूनिट हो गई। तो इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हो गया प्राइस, यहाँ हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज प्राइस था 2 और डिमांड थी 2, तो ये एक डिमांड कर्व मैंने बना दी है। लेट दिस इज द डिमांड कर्व। सीधी नहीं बन पा रही क्योंकि मेरे पास अभी जो सिचुएशन है मैं फ्लैट सरफेस पे नहीं हूँ, फिर भी मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो नेक्स्ट सिचुएशन है, प्राइस 2 रही, फिर भी डिमांड कितनी होगी 1, तो ये यहां तक आ गई। तो दूसरी डिमांड कर्व यहाँ आ गई D1। तो अब ध्यान से देखिए, जब भी डिमांड कर्व डिक्रीज होती है ये लेफ्ट साइड को खिसक जाती है। तो पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी डिमांड में, पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी तो वो डिक्रीज इन डिमांड ही होगी। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करना है अपने 4 to 5 लाइंस में, वो भी सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है वो लिखेंगे, इन द गिवन फिगर क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस व्हाइल प्राइसेस आर शोन ऑन वाई एक्सिस। फिर आप लिखोगे डी डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व या डी डी इज द डिमांड कर्व विच शोज दैट व्हेन द प्राइस इज 2 द क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉर 2 यूनिट्स, फुल स्टॉप। विद फिर लिखोगे D1 इज द डिक्रीज्ड डिमांड कर्व विच शोज दैट व्हेन द प्राइस इज 2 द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स अप टू 1 यूनिट, ठीक है। फिर लिखोगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व शोज डिक्रीज इन डिमांड। फिर आ जाते हैं इसके कॉजेज पूरे जो एक्सटेंशन कह रहा हूँ, जो इंक्रीज है उससे अपोजिट है। तो सबसे पहला कॉजेज, इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन द फ्यूचर प्राइस, अगर वो ये सोचे कि फ्यूचर में प्राइस गिर जाएगा, जैसे आपको लगे कल तो पेट्रोल का प्राइस गिर जाएगा तो आप कहोगे आज नहीं डलवाते कल ही डलवा लेंगे। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, अगर उसकी इनकम गिर गई तो उसकी डिमांड भी गिर जाएगी। व्हेन फॉल इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, फिर भी डिमांड गिर जाएगी। व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल, अब पेप्सी सस्ती होगी तो कोक की डिमांड तो अपने आप ही गिर गई ना, बल्कि कोक के प्राइस तो सेम रहे थे। उसके बाद आपने करना है व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइज, अगर फ्यूल महंगा हो गया या फिर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो डिमांड फॉर कार कम हो जाएगी, गिर जाएगी। नेक्स्ट, अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपके, तो आप वो गुड खाना पसंद
नहीं करोगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और मज़ा आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ डिमांड का एक टॉपिक करूंगा जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वर्सेस इंक्रीज इन डिमांड। अक्सर इन दोनों में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स समझते हैं कि एक्सटेंशन का मतलब भी बढ़ना होता है, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना होता है, तो इसमें तो क्या फ़र्क हुआ। तो वो कन्फ्यूजन मैं आपकी इस वीडियो के थ्रू दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। एक्सटेंशन क्यों होती है? क्योंकि प्राइजेस में चेंज आए हैं। मगर इंक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर की वजह से। सेकेंड पॉइंट है, देर इज ओनली वन रीजन। इसका एक ही रीजन है, क्या? फॉल इन प्राइस। भाई अगर प्राइस गिरेंगे तभी डिमांड बढ़ेगी, उसी को एक्सटेंशन कहते हैं, उसी को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। सिर्फ प्राइस के गिरने से आती है और किसी वजह से नहीं आती। यहाँ लिख लिया, देर आर मेनी रीजंस लाइक इनकम इंक्रीज होगी, इन द राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे पेप्सी है, पेप्सी महंगी होगी तो कोक उसका सब्स्टिट्यूट है, तो पेप्सी महंगी होगी तो कोक की डिमांड तो अपने आप ही बढ़ जाएगी ना, बल्कि कोक के प्राइजेस सेम थे, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब इंक्रीज इन डिमांड के जो वजह हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं और जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है उसकी वजह एक ही होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अंडर दिस मतलब अंडर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड देर इज डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में क्या होती है? डाउनवर्ड मूवमेंट। और ये डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, ये डिमांड कर्व है। तो जब मैंने आपको एक्सटेंशन करवाई थी तो एरो नीचे मतलब डलवाया था और करवाया था कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब है कि कर्व के मूवमेंट जो होगी वो नीचे नीचे होगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे नीचे आएंगे वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती रहेगी और यहाँ से प्राइस भी कम होते रहेंगे। तो प्राइस के कम होने से ही अगर डिमांड बढ़े, उसी को तो एक्सटेंशन कहते हैं ना। तो एक्सटेंशन में हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। और इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड में होता है राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी डिमांड कर्व है, ठीक है, इस प्राइस पे आपने इतनी क्वांटिटी डिमांड की, तो इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड आपको ये बताती है ना कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में नहीं चेंज आया बल्कि अदर फैक्टर क्या है। तो इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस कांस्टेंट था, फिर भी डिमांड इंक्रीज होगी। तो इस वे में जब भी डिमांड कब इंक्रीज होती है तो उसमें क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और अगर टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वर्सेस डिक्रीज इन डिमांड। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी गिरना होता है और डिक्रीज का मतलब भी गिरना होता है, तो इसमें फर्क क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होती है? इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। अगर सिर्फ प्राइसेस में चेंज आएंगे तभी ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगी। और दूसरी तरफ इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस। तो जो भी डिक्रीज इन डिमांड है वो प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से होती है। अदर फैक्टर्स कौन से हैं? उसके लिए आप मेरी फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड की वीडियो पे जाएं और देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को असर डालते हैं। उसमें प्राइस का पॉइंट छोड़ के बाकी सारे पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, देर इज ओनली वन रीजन। इसका एक ही वजह है। क्या वजह है? प्राइस का बढ़ना। तो जब भी प्राइस बढ़ती है और उसकी वजह से डिमांड गिरे तो उसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, और कोई वजह नहीं हो सकती। दूसरी तरफ देर आर मेनी रीजंस। क्या पता आपकी इनकम गिर गई, क्या पता आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छे नहीं रहे, क्या पता सब्स्टिट्यूट गुड्स सस्ते हो गए इसलिए आपने कंसर्न गुड की डिमांड बंद कर दी, क्या पता प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ गए, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया तो जो पेट्रोल कार्स हैं उनकी डिमांड कम कर दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके कई वजह हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है? एक डिमांड कर्व बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ लेते हैं प्राइस, यहाँ लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, ये डिमांड कर्व है। तो इसमें अपवर्ड मूवमेंट होती है, अपवर्ड मूवमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट होती है। अपवर्ड मूवमेंट मतलब नीचे से पॉइंट ऊपर ऊपर खिसकता रहता है। तो आप देखिए जैसे आप ऊपर ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे नीचे से डिमांड पहले से कम कम होती रहेगी और इधर से जितना ऊपर जाएंगे प्राइस भी बढ़ती रहेगी। तो अगर प्राइस बढ़े और डिमांड गिरे, यही तो होती है ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो अपवर्ड मूवमेंट होती है हमेशा इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होता है? देयर एग्जिस्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। तो पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी लेफ्ट साइड को डिमांड कर्व शिफ्ट हो तो उसे डिक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर प्राइस पे ये पर्टिकुलर डिमांड है, ओके। जब भी डिमांड डिक्रीज होती है तो वो प्राइस की वजह से तो हुई नहीं,
तो प्राइस तो सेम का सेम रह गया, फिर भी डिमांड गिर गई। तो ये जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, इस साइड को शिफ्ट हुई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट लिख देता हूँ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, उसे ही हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपके साथ डिमांड का एक और टॉपिक करने जा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ये फ़र्क ही नहीं कर पाते और पेपर में अक्सर गलत क्वेश्चंस कर देते हैं डिफरेंट तरीके से। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरी तरफ लिखता हूँ चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बेसिकली कब होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली, सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से। और ये क्यों होता है? चेंज इन अदर फैक्टर। तो क्वांटिटी डिमांडेड में जब भी चेंज आता है प्राइस की वजह से, और चेंज इन डिमांड जो आता है अदर फैक्टर्स की वजह से। देयर इज ओनली वन रीजन, इसका तो रीजन ही एक है, क्या है? प्राइसेस में चेंज होना। ठीक है, अगर प्राइसेस गिरते हैं तो डिमांड बढ़ती है, तो उसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं, और प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन आर द पार्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऑन द अदर हैंड देर आर मैनी रीजन्स, एक वजह तो होती नहीं है, यहाँ पे कई वजह हो सकती है। क्या पता इनकम में चेंज आए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आए, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज आए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के चेंज में प्राइस में चेंज आए, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में चेंज आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थर्ड पॉइंट करते हैं। देयर एग्जिस्ट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इस टाइप के मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होती है? मूवमेंट होती है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होती है, इसके लिए आपको मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आपको जाके देखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ कि डिमांड कर्व में मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है, डिमांड कर्व में मूवमेंट डाउनवर्ड भी हो सकती है। डाउनवर्ड होती है एक्सटेंशन के केस में, और अपवर्ड होती है कॉन्ट्रैक्शन के केस में। तो इसमें क्या होता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। तो बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है, बट दूसरी तरफ चेंज इन डिमांड में देखें तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व होती है। तो सपोज ये डिमांड कर्व है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल प्राइस, ये ओरिजिनल क्वांटिटी, प्राइस सेम टू सेम रहा, फिर भी डिमांड क्या होगी? बढ़ गई, D1 तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगी। और अगर डिमांड गिर गई तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकती है D2 में, तो ये गिर भी सकती है। तो इसमें राइटवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ऑन द अदर हैंड चेंज इन डिमांड में क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड आ जाते हैं, जिसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? वैसे जो सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को समझाना हो, जिसको थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में ABCD भी नहीं पता, तो हम उसे कहते हैं कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं, अच्छे होते हैं। ज़्यादा हाई क्वालिटी में लग्जरी गुड नहीं हम गिन रहे, हम बेसिकली कह रहे हैं कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। ठीक है, अब इसको, ये तो आम लैंग्वेज होगी, मगर इकोनॉमिक्स में आप आम लैंग्वेज लिखोगे, पेपर में आपको 0 दे देगी टीचर। ठीक है ना, तो टीचर के सामने थोड़ी आपने बतानी है ना कि हमें इकोनॉमिक्स आती है। तो इसीलिए आपने लिखना है नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का मतलब है जब भी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ेंगे, एंड जब भी इनकम गिरेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड गिरेगी। तो खुद सोचो, अच्छी क्वालिटी के गुड होंगे तो इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा ही खाओगे, इनकम कम होगी तो कम खाओगे, तो अच्छी क्वालिटी के गुड ही हुए ना ये। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव प्राइस इफेक्ट का मतलब ये कि जब भी प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स बढ़ता है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स कम हो जाती है, और जब भी नॉर्मल गुड्स सस्ते होते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो मैं जब भी बच्चों को एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि नॉर्मल गुड्स समझ लो शोरूम वाले गुड्स जो मॉल्स वगैरह में मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गुड्स अच्छे होते हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपकी इनकम ज्यादा होती है तो आप वहां से गुड्स खरीदेंगे, इनकम गिर जाएगी तो नहीं खरीदेंगे। और अगर उनका प्राइस ज्यादा है तो कम डिमांड होती है, और जैसे ही सेल लगती है और प्राइस गिर जाता है तो लोग पागलों की तरह चले जाते हैं वहां पे और खरीदते हैं बहुत सामान। तो अब नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में लिखनी है तो ये क्या होगी? सिंपल वर्ड्स में नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। बस ये लिखना है आपने, और नीचे आप फर्दर लिख सकते हो पैरा में कि इट मींस दैट द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल राइज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा, कि जब भी इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, और इनकम गिरेगी तो इनकी डिमांड, इन गुड्स की डिमांड गिरेगी। वाइल नेगेटिव प्राइस इफेक्ट का मतलब है कि द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड फॉल्स विद द राइज इन इट्स प्राइस एंड वाइस वर्सा।
जब भी नॉर्मल गुड्स के प्राइस ज़्यादा होते हैं, शोरूम्स में जब प्राइस हाई हो जाते हैं तो आप डिमांड कम करते हो। ऐसा नहीं है डिमांड बंद हो जाती है, अमीर लोग तो खरीद लेते हैं मगर आप लोग कम खरीदोगे, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका बताना है तो भाई इट इज़ अ सिचुएशन इन विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड प्राइस इफेक्ट उल्टा बोल गया मैं, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, अगर किसी को सिंपल लैंग्वेज में समझाना है तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब होती है। मगर हम इकोनॉमिक्स के पेपर में ऐसा थोड़ा ना लिखेंगे क्वालिटी खराब है टीचर तो 0 दे देगी। तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आप लिखोगे कि इंफीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जिसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव है और जो प्राइस इफेक्ट है वो भी नेगेटिव है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आपको। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि जब भी इनकम बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करोगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, इनकम बढ़ेगी तो जो लो क्वालिटी गुड्स थोड़े ना खाओगे, हाई क्वालिटी गुड्स खाओगे, समझ गए बात। और जब भी इनकम गिरती है तो आप इंफीरियर गुड्स खाना पसंद करोगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप मैकडोनल्ड वगैरह पे चले जाओगे और वहाँ पे बर्गर खा लोगे, ठीक है ना, बर्गर खा लोगे या फिर कोई हाई फाई जगह जाके रेस्टोरेंट में खाना खा लोगे। और जब इनकम कम है तो किसी ढाबे पे खा लोगे या किसी रेडी पे खा लोगे या किसी स्ट्रीट फूड वेंडर के पास खा लोगे, ठीक है। तो मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ कि जब भी इनकम बढ़ती है तो वो हाई फाई जगह पे खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब भी इनकम बढ़ती है, सब नहीं करते मगर भाई इकोनॉमिक्स का ये रूल है वो मैं समझा रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जिसमें इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जब भी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करोगे और जब भी इनकम गिरेगी तो इंफीरियर गुड्स आप ज्यादा खाओगे। दूसरी तरफ प्राइस इफेक्ट है नेगेटिव। अब दिमाग से सोचो, अगर प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड अगर बढ़ गया तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड क्या हो जाएगी, कम। आप कहोगे ले रेडी पे या फिर ढाबे पे इतना महंगा खाना है, इससे तो अच्छा थोड़े और पैसे मिला के हम शोरूम में ही खा लें। तो जब भी इंफीरियर गुड के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उनकी डिमांड गिर जाती है और जब भी वो सस्ते होते हैं तभी तो उनकी डिमांड हाई होती है। तो अगर आप इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखोगे inferior goods are those goods in which income effect is negative and price effect is also negative। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो जो मैंने सिंपल इंग्लिश लिखी है। इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर inferior goods will fall with the rise in its price and vice versa। तो जो डिमांड फॉर inferior goods है वो गिर जाएगी जब भी राइज इन द इनकम, मैं प्राइस बोल गया शायद, चलो इसको चेंज कर देते हैं कि इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल फॉल विद द राइज इन इट्स इनकम। जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इसकी डिमांड कम करोगे, समझ गए बात। और जब भी आपकी इनकम गिरेगी तो आप डिमांड ज्यादा करोगे। क्लियर। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। और नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। नेगेटिव प्राइस इफेक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल फॉल विद द राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली इसमें भी तो यही हुआ था, इनकम के बढ़ने से डिमांड फॉर इंफीरियर गुड गिरी थी, जैसा कि इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है फॉल होगी विद द राइज इन इनकम। और यहाँ पे भी हमने यही लिखा कि भाई जब भी प्राइस ज्यादा होगा तो इसकी डिमांड क्या होगी, कम, और जब भी प्राइस कम होगा इसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन करने इंफीरियर गुड्स तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और गिवन गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स जानने हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड को मानने से इनकार कर देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन होती है ये, ठीक है। तो गिवन गुड्स क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं। ये वो गुड्स हैं जिसमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। मतलब अगर प्राइस ऑफ गिवन गुड बढ़ जाएगा तो आपकी जो डिमांड फॉर गिवन गुड है वो बढ़ जाएगी और जब भी इसका प्राइस गिरेगा इसकी डिमांड गिर जाएगी। कैसे होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी साइड चलते हैं। तो जब भी इनकम बढ़ जाती है तो आप गिवन गुड नहीं लेते और जब भी इनकम कम हो जाती है तो गिवन गुड ज्यादा खाते हो। तो गिवन गुड एक टाइप का इंफीरियर गुड है, लो क्वालिटी गुड है। मगर इसमें होता क्या है, जब भी प्राइस बढ़ता है तो आप इसकी डिमांड बढ़ा लेते हो और जब प्राइस गिरता है तो नहीं खाते। और दूसरी तरफ जब इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हो, आप डिमांड फॉर गिवन गुड कम करते हो क्योंकि ये लो क्वालिटी का गुड है, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूं जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। पहले इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि होता क्या है। इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पेपर में जो इंग्लिश में लिखना है वो तो आपको आना चाहिए। आप लिखोगे दीज आर दोज गुड्स इन विच प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट मीन्स दैट with the rise in the price of given good the quantity demanded for given good will also rise and vice versa। और दूसरी तरफ लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके negative income effect means that with the increase in income the demand for given good will fall
या एन इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू फॉल इन द डिमांड फॉर गिवन गुड एंड वाइस वर्सा, ये लिखोगे। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जिसके बाद आपको ये याद हो जाएगा गिवन गुड होते क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे घर के बाहर एक रेडी वाला आता है जो हमेशा टिक्की बना बना के लोगों को बेचता है, ठीक है। सपोज मैंने उससे पूछा कि भाई टिक्की की प्लेट कितने की है, उसने कहा कि भाई 20 रुपीज पर प्लेट, ठीक है, 20 रुपीज है पर प्लेट। अब दिमाग से सोचो, एक तो वो रेडी पे बेच रहा है, ऊपर से 20 रुपीज पर प्लेट। मैं कहूंगा चलो ठीक है, शोरूम में जाता तो 30 रुपीज की या 40 रुपीज की आ जाती, चलो एक बार खा के देख लेता हूँ। तो दूसरे दिन क्या हुआ, वो आया दोबारा और मैंने उससे पूछा कि भाई क्या प्राइस है, वो कहेगा 2 रुपी पर प्लेट। तो जैसे ही उसने प्राइस ऑफ टिक्की जो गिरा दी, मैं कहूंगा यार 2 रुपए में तो ये मुझे लग रहा है कोई ना कोई इसने मिलावट की है या कुछ खराब माल या कल की टिक्कियां फिर से रीफ्राई कर करके बेच रहा है, मेरे दिमाग में शक आ जाएगा। तो जब भी वो प्राइस ऑफ टिक्की कम कर देगा तो मैं डिमांड फॉर टिक्की प्लेट गिरा दूंगा। कहने की बात ये है कि ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें अगर प्राइस गिर जाए तो आपको बहुत ज्यादा शक होना शुरू हो जाता है कि ये इन्फीरियर तो थे ही, वैसे ही हम सड़क के साइड से सामान खा रहे हैं, ऊपर से ये इतना सस्ता, तो आपको लगेगा नहीं 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 लेना, ये तो लो क्वालिटी है, ठीक है। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, मगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा। और अगर वो आपको थोड़ा महंगा दे देता तो आप खरीद लेते। आपको याद है जैसे ही आपने कभी बस में सफर किया हो तो बस में वो सामान लेके चढ़ जाते हैं बेचने वाले, ये ले लो, वो ले लो, चार्ट ले लो, पेन ले लो, प्लास ले लो, पेचकस ले लो, ऐसे ऐसे सामान बेचते हैं। मगर जब कुछ ज्यादा ही सस्ता देते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो खरीदते हैं, ना के बराबर। और अगर वो थोड़ा सा महंगा देंगे तो आप कहेंगे क्या पता अच्छी क्वालिटी हो। सिमिलरली जब कोई फेस्टिवल सीजन होता है तो मेले लगते हैं, तो मेले में जाके जो लोग सामान खरीदते हैं, अगर वो जरूरत से ज्यादा सस्ता होगा तो वो कहेंगे कि भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं खरीदेंगे, उनको शक हो जाएगा। और अगर जरूरत से ज्यादा महंगा तो नहीं कह रहा, नॉर्मल सा रेट होएगा तो कहेंगे चलो खरीद के देख लेते हैं। तो कोई भी एक ऐसा गुड जिसमें प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ जाए और प्राइस के गिरने से उसकी डिमांड गिर जाए और उसकी जो इनकम और डिमांड में रिलेशन है वो नेगेटिव हो, इसका मतलब है ये कि एक इंफीरियर टाइप का गुड हो, उस गुड को हम गिवन गुड्स कहते हैं। तो आई सब्स्टिट्यूट गुड सिंपल वर्ड्स में, आम लैंग्वेज में, आम भाषा में, अगर आम लफ्जों में समझाना है तो दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जैसे पेप्सी एंड कोक, तो सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड है जो आप एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बट टेक्निकल टर्म्स में इसका क्या मतलब है, टेक्निकल टर्म्स में इसका ये मतलब है कि ये ऐसे गुड हैं जिनमें एक गुड का प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मतलब अगर इसकी प्राइस गिरेगी तो डिमांड गिर जाएगी। तो वाइसे वर्सा एक ऐसा वर्ड है जो हम दूसरी सिचुएशन के लिए लगा देते हैं। तो इसको सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, दीज आर दोज गुड्स इन विच द प्राइस ऑफ वन गुड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द डिमांड फॉर अनदर गुड। मतलब एक के प्राइस और दूसरे के डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड हमेशा बढ़ेगी। तो इसको हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पेप्सी एंड कोक। अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ गए तो कोक की डिमांड तो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कोक के प्राइस तो सेम थे, फिर भी कोक की डिमांड बढ़ गई क्योंकि जो पेप्सी पी रहे थे लोग वो कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसको थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइस ऑफ कोक, यहाँ लिख देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक। तो हम सपोज करते हैं कोक के प्राइस ये और कोक की डिमांड ये और कोक की डिमांड कर्व ये है, ठीक है। डी इज द डिमांड कर्व। तो अगर हमारे आगे एग्जाम्पल है कि मान लो पेप्सी के प्राइस बढ़ गए, तो जब भी पेप्सी के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड फॉर पेप्सी तो गिर जाएगी ना, तो लोग क्या करेंगे, कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कोक के प्राइस सेम थे, फिर भी कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही कोक की डिमांड बढ़ेगी उसकी जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपने पैरेलल से बना लेनी है, ठीक है। तो इसको हम इंक्रीज इन डिमांड भी कह सकते हैं। ये हुई क्यों, क्योंकि प्राइस ऑफ पेप्सी जो है वो बढ़ गई। और वैसे ही अगर पेप्सी की प्राइस गिर जाती तो ये लेफ्ट वर्ड को भी शिफ्ट हो सकती थी। तो इसको मैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट भी कर सकता हूँ D2 कि जब भी इसकी प्राइस गिर जाएगी पेप्सी की तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, मगर कोक की डिमांड तो बेसिकली कम हो जाएगी क्योंकि पेप्सी सस्ती होगी तो लोग पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर प्राइस ऑफ पेप्सी गिर गई तो इसकी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। समझ गए बात। तो सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड है जिसमें एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है।
समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मिल के एक पर्टिकुलर डिमांड को पूरा करते हैं। जैसे आपकी डिमांड है, आपने कार चलानी है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके लिए आपको व्हीकल चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इस केस में क्या हुआ, आपकी व्हीकल और आपका फ्यूल। अगर आपकी डिमांड है, आपने किसी से बात करनी है और वो इंसान दूर बैठा है, तो अगर फोन ही एक मीडियम है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है सिम और आपका फोन सेट। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स दीज आर दोज गुड्स विच जॉइंटली सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर डिमांड। आपको गर्मी लग रही है, आपको पंखा चलाना है, पंखा बिजली के बगैर तो नहीं चलेगा। तो कोई भी ऐसी दो या दो से ज्यादा चीजें जो मिल के आपकी डिमांड को सेटिस्फाई करें, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल मैंने दिया फोन एंड सिम, कार एंड पेट्रोल, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बट टेक्निकल टर्म्स में ये वो गुड्स हैं जिसमें दीज आर दोज गुड्स इन विच a rise in the price of one good will lead to fall in the price of fall in the quantity demanded of another good and vice versa लिख देता हूँ। and vice versa, वाइस वर्सा का मतलब उल्टी सिचुएशन। तो ये टेक्निकल टर्म्स क्या कहती हैं? टेक्निकल टर्म्स कहती हैं कि ये वो गुड्स हैं जिसमें एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइस ऑफ पेट्रोल और यहाँ लिखता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार। आपको पता है पेट्रोल अगर बहुत ज्यादा महंगे हो गए तो कार की जो पेट्रोल कार्स हैं उनकी डिमांड तो गिर जाएगी ना, सीएनजी वगैरह की उठ जाएगी, मगर पेट्रोल कार की डिमांड गिर जाएगी। और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये वो गुड्स हैं जिसमें एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। डायग्राम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ कार, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार। अब मैं जो कार की बात कर रहा हूँ ये पेट्रोल कार्स की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल कार्स की, डीजल और सीएनजी वगैरह या और कार्स की बात नहीं कर रहा। तो मान लो पेट्रोल कार का प्राइस ये है और कार की क्वांटिटी डिमांडेड ये है। तो कार की जो नॉर्मल डिमांड कर्व है, यार ये डिमांड कर्व सरफेस फ्लैट नहीं है ना, इसलिए सही नहीं बन पा रही, ये है डिमांड कर्व। ठीक है, अब मान लो पेट्रोल हो गया है सस्ता, तो जो कि बहुत मुश्किल है, सस्ता तो होता नहीं, आपको पता है गवर्नमेंट ही टैक्स लेती रहती है, पेट्रोल के रेट डबल कर दिए टैक्स लगा लगा के। ठीक है, तो अगर पेट्रोल लेट सस्ता हो गया तो कार के प्राइसेस उतने के उतने ही रहे तो डिमांड कार की बढ़ जाएगी। ये हो गया Q1 तक। तो नई डिमांड का अगर हम बनाने की कोशिश करें तो वो ये होगी, आप कोशिश करना आपसे पैरेलल बन जाए। ठीक है, तो अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल गिर जाता है तो डिमांड फॉर कार बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें एक के प्राइस के गिरने से दूसरी की डिमांड बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल कार्स की डिमांड क्या होंगी? गिर जाएंगी। उस सिचुएशन में इसको डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर बढ़ जाता है, जो कि अभी की सिचुएशन है, तो डिमांड फॉर कार गिर जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये अदर फैक्टर्स आ जाते हैं और अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसे शिफ्टिंग कहते हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।